मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। दिग्गज नेताओं की साख दांव पर लगी है। कांग्रेस बीजेपी के लिए ये चुनाव प्रतिष्ठा और लाज बचाने का चुनाव है। ऐसे में नेता कोई रिस्क लेना नहीं चाहते और यही वजह है कि सियासी दल अलग अलग प्लान के जरिए जनता में अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाहते हैं, जिसके लिए कांग्रेस ने प्लान बी तैयार किया है। प्लान बी में पड़ोसी और दूसरे राज्यों के कांग्रेस और कांग्रेस समर्थित सरकार के नेता उपचुनाव के रण में उतरेंगे। कांग्रेस सरकार के विकास मॉडल को जनता के सामने पेश करेंगे। महाराष्ट्र सीमा से लगी विधानसभा सीटों पर शिवसेना प्रचार की कमान संभालेगी, तो वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ सीमा से लगी सीटों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी का प्रचार करेंगे। कांग्रेस की जो स्टार प्रचारकों की सूची बन रही है, उस सूची में जो इन विधानसभा क्षेत्रों से लगे हुए प्रांत हैं, वहाँ के प्रमुख नेताओं ने खुद मध्य प्रदेश में आने की इच्छा व्यक्त की है। जो हमारे कांग्रेस के नेता हैं, वो चाहे राजस्थान के हों, महाराष्ट्र के हों, दिल्ली के हों, और केंद्र के कांग्रेस के जो प्रमुख लोग हैं, वो सब आने के लिए उन्होंने खुद कहा है और कमलनाथ जी की उनसे बात हुई है। अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ के, क्योंकि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का ही भाग रहा है, तो वहाँ के भी कुछ माननीय मंत्रीगण आना चाहते हैं। तो इसमें चुनाव आयोग के जो निर्देश हैं, उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे और इन स्टार प्रचारकों को उन क्षेत्र में लगाएंगे। वहीं बीजेपी कांग्रेस के इस बी प्लान पर सवाल उठाते हुए नजर आ रही है। कमलनाथ जी के बस में अब ये चुनाव नहीं है। दिग्विजय सिंह जी भी उन्हें जोर का झटका धीरे से देने का काम कर रहे हैं। इसीलिए अब कमलनाथ जी और कांग्रेस पड़ोसी राज्यों से, अन्य पार्टियों से नेताओं को बुलाकर प्रचार में उतारना चाहते हैं। चाहे वो प्रियंका गांधी आ जाए, चाहे कोई और आ जाए, शून्य में शून्य जोड़ेंगे, शून्य ही आता है। शून्य में से शून्य घटाएंगे, शून्य ही आएगा, और शून्य में शून्य का गुणा करेंगे, शून्य आएगा, हासिल शून्य होगा। गौरतलब है कि प्रदेश की 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में से 11 सीटें ऐसी हैं जो मध्य प्रदेश से लगे पड़ोसी राज्यों की सीमा से जुड़ी हुई हैं। इनमें मुरैना की सुमावली और अंबा सीट, दतिया की भांडेर सीट, शिवपुरी की करेरा और पोहरी, गुना की बमोरी, अशोकनगर की मुंगावली, अनूपपुर की अनूपपुर सीट, आगर मालवा की आगर सीट, बुरहानपुर की नेपानगर सीट और मंदसौर की सुवासरा सीट शामिल है। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी ने अब कांग्रेस शासित राज्यों के नेताओं या कहें मुख्यमंत्री की मदद के जरिए चुनाव की राह आसान करने की कवायद की है। देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस का प्लान बी का कितना फायदा कांग्रेस को उपचुनाव के रण में मिलता है। कैमरामैन राकेश श्रीवास्तव के साथ आकाश सेन की रिपोर्ट। नमस्कार, शार्पट 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। तो आज हम बात करेंगे कांग्रेस के प्लान बी की। जी हां, लगातार कांग्रेस तैयारियां कर रही है, उपचुनाव की सभी सीटों को जीतने का दावा कर रही है, जोर दे रही है कि इस बार जो बाजी है वो पलट जाएगी। कांग्रेस इसकी पूरी प्लानिंग कर रही है और कोई कोर कसर ना छूटे, इसके लिए कांग्रेस ने प्लान बी भी तैयार कर रखा है, जिसकी तैयारी में वो बीजेपी सरकार और संगठन को चुनौती देगी। लेकिन कितनी कामयाबी मिलेगी, इसके लिए तो इंतजार करना होगा। फिलहाल क्या है कांग्रेस का प्लान बी, इस पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ हैं, महेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। जितेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। स्टूडियो में मेरे साथ एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव हैं और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे सबसे पहले जितेंद्र जी आपसे कि किस तरह ये प्लान बी है जिसे आप आगे ले जाने वाले हैं और इसमें क्या कुछ आपको ऐसा लगता है जिससे जनता को आप प्रभावित कर पाएंगे। नहीं, इसमें प्लान बी जैसी कोई चीज तो मैं देख नहीं रहा हूँ। ये तो प्लान ए का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी भी लगातार अपने कार्यकर्ताओं को बाहर से बुलाती रही है। कैलाश विजयवर्गीय जी बिहार में क्या कर रहे हैं, मुझे क्या प्लान बी का कोई हिस्सा है? किस तरीके से उनको वहाँ भेजा गया है? और भी कार्यकर्ता जाते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान लगातार सवाल करते हैं। तो ये तो हर पार्टी का प्लान ए होता है, इसमें प्लान बी नहीं होता है। प्लान ए में हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी पड़ोसी राज्यों के नेता हैं,
उन्होंने हमसे निवेदन किया है कि आपके यहाँ चुनाव में हम जनसंपर्क करना चाहते हैं, हम आपकी कांग्रेस की सरकार की उपलब्धियां बताना चाहते हैं। क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र में विधानसभाएं लगी हुई है तो वहां पर आना जाना उनका लगा रहता है, इसलिए उन्होंने अपना मांग की है कि हमें मध्य प्रदेश बुलाया जाए। तो उन्हें बुलाया जा रहा है, हर चुनाव में आते हैं। अकेली कांग्रेस की बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आते हैं, आपने भी देखा है। नहीं, ठीक है ना, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि आप ही इस तरीके का प्लान तैयार कर रहे हैं, ए हो, बी हो, सी हो, लेकिन क्या ये कांग्रेस का अपना प्लान है? क्योंकि शुरुआत में ही आप ये कह रहे हैं कि कैलाश जी वहां क्यों गए हैं, बीजेपी भी ऐसा करती है, तो ये कांग्रेस की अपनी रणनीति है या क्योंकि बीजेपी ऐसा करती है इसलिए आप भी उसको तैयार करके और उस पर चलने की कोशिश कर रहे हैं? कि प्लान बी मत बोलिए आप इसको। अच्छा, ये तो ठीक प्लान ए है, हर अच्छा, चुनाव में होता है। और कांग्रेस की सरकार की उपलब्धियां हम बताएंगे, उसके लिए हमारे बाहर से कार्यकर्ता जो आएंगे, नेता आएंगे, वो भी बताएंगे। जिसकी जहां जिम्मेदारी होगी, जहां सौंपी जाएगी, वहां काम करेगा। ऐसा हर चुनाव में होता है, कोई इस उपचुनाव में नहीं हो रहा है। रहा सवाल कांग्रेस की सीट जीतने का, जो भी आपने प्रश्न किया, आप ये बताइए, आज भारतीय जनता पार्टी जो उम्मीदवार उतारने जा रही है, जिसको लेकर के जद्दोजहद चल रही है, अभी प्रत्याशी फाइनल नहीं कर पा रही है, लेके आपने देखा उनके बाकी मेरी बात में खत्म कर रहा हूँ। अच्छा। आज उनकी विधानसभा में क्या स्थिति है, चाहे इमरती देवी को देख लीजिए, प्रभुराम चौधरी को देख लीजिए, कावेर देख लीजिए, सुभाषरा देख लीजिए, क्या स्थिति बनी हुई है, ये आप लोग ही दिखा रहे हैं। मीडिया के माध्यम से हमारे पास वीडियो आ रहे हैं, जनता उनको उनके विधानसभा भी दिखा रहे हैं, वहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो भी दिखा रहे हैं, हम तो सब कुछ दिखा रहे हैं जी। चलिए ठीक है, आपका कहना है प्लान तैयार है, ABC से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये प्लान आपको और कांग्रेस को आगे ले जाएगा। मार्च के महीने से काम कर रहे हैं। हाँ। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से सरकार बनाई है, जनता उसको समझ रही है। नाज़नीन, आप देखिए आने वाले विधानसभा चुनावों के परिणाम आपको बताएंगे कांग्रेस कितनी मजबूत स्थिति में है। चलिए महेश शर्मा जी, वैसे तो बीजेपी ये कह रही है कि सारे प्लान कांग्रेस के फेल हो जाएंगे, लेकिन जितेंद्र जी ये कह रहे हैं कि परिणाम चौंका सकते। देखिए जितेंद्र जी, 10 तारीख तक दिल बहला लें, निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रादेशिक स्तर तक शून्यता की ओर बढ़ चुकी है। चाहे नेतृत्व की बात करें, चाहे नीति की बात करें, चाहे कार्यकर्ता की बात करें, ग्वालियर चंबल में कार्यकर्ताओं का टोटा हो रहा है। वर्तमान में कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं मिल रहे, समर्थक ये कहाँ से लाएंगे? इनकी नीति और नेता को पूरी तरीके से देश ने नकार दिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह, इनके ही मुख्यमंत्री, जब पंजाब में चुनाव लड़ते हैं तो वो कहते हैं कि श्रीमान राहुल गांधी जी, आपको पंजाब आने की आवश्यकता नहीं है। मतलब अपने नेतृत्व में कितना भरोसा है, ये तो जितेंद्र जी स्पष्ट करें। एक बात। दूसरी बात, ये मुख्यमंत्रियों को या अन्य लोगों को लाने, नेताओं को लाने की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। चुनाव में सबका आना जाना होता है, कार्यकर्ता अपने संगठन के काम के लिए अन्य प्रदेशों में भी जाते हैं, लेकिन इसका कितना प्रभाव कांग्रेस को देखने को मिलेगा, ये तो 10 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो हम सबके सामने ये विषय आ जाएगा। देखिए, परिणामों के लिए तो महेश जी रुकना होगा, लेकिन कांग्रेस की रणनीति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो यही कह रहे हैं कि बीजेपी भी इस तरह की रणनीति बनाती है, कांग्रेस भी बना रही है। चुनावों में जैसा आपने कहा ये देखने को मिलता है, लेकिन अगर अलग अलग जगह जहां कांग्रेस इस वक्त प्रदेश में है, सरकार की भूमिका में है, वहां के मुख्यमंत्री आएंगे और वो कांग्रेस की खूबियों को गिनाएंगे, यहाँ जो कुछ 15 महीने में किया उसके बारे में चर्चा करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि सीमावर्ती राज्यों में क्या असर इसका पड़ सकता है? मैंने आपको बताया, जैसा कि इनके नेता नीति से लोगों का विश्वास उठ चुका है। चाहे राहुल गांधी जी ने यहाँ पे कहा हो 10 दिन में कर्जा माफ, और आज दिनांक तक कि उस वादे को, वचन को जो उन्होंने प्रवचन दिए थे वो नहीं निभा पाए। ये सारी चीजें जनता और किसान बहुत बारीकी से देख भी रहा है। इनकी 15 महीने की घोटाले की सरकार को जनता ने देखा है, किसान ने देखा है, नौजवान ने देखा है। उन सारी चीजों का प्रभाव इस उपचुनाव में पड़ेगा। नेताओं की जहां तक बात है वो आए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी भी उनका स्वागत करती है, आप आए। पर्यटन की दृष्टि से चुनाव में ये लोग घूमते हैं, ये हम जानते हैं, और ये केवल चुनाव में ही दिखते हैं। 5 साल जनता के बीच सेवा करने का नाम राजनीति होता है। 5 साल जनता के बीच उनके दुख दर्द बांटने का नाम राजनीति होता है। केवल पर्यटन की दृष्टि से यदि भूपेश बघेल जी आते हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह आते हैं, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री आते हैं, मध्य प्रदेश में उनका स्वागत है। चलिए, ऐसा मध्य प्रदेश में फिलहाल क्या बदला है जिसका पर्यटन करने के लिए नेता आ रहे हैं सुनील जी? या फिर ये कहा जाए कि अगर बीजेपी बार बार ये कहे भी कि ग्वालियर चंबल में कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन उसका जवाब कांग्रेस तब देती है जब कमलनाथ जी पहुंचते हैं और भारी भीड़ इकट्ठा होती है, तो क्या ये माना जाए कि एक दूसरे की अगर कमियां जो हैं उसे बड़े तौर पर पेश करना और जनता के सामने रखने की कोशिश दोनों ही दल कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल नाज़रीन, क्योंकि अगर हम बात करें जिस प्रकार से जो सीमावर्ती प्रदेश हैं वहाँ के जो
मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस शासित राज्यों के, वो आएंगे। कांग्रेस की जो कमलनाथ सरकार की उपलब्धियां रही हैं, या फिर भूपेश बघेल हैं, जिस प्रकार से गोधान को लेकर एक यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी इनके वचन पत्र में आया है कि वो योजना लागू करेंगे। तो कुल मिलाकर दूसरे राज्यों की, जो कांग्रेस शासित राज्यों की बेहतर योजना है, उनको एडॉप्ट करने की बात हो, इस प्रकार से जनता को या मतदाताओं को जो चुनावी सभाएं होंगी उसके जरिए कहा जाएगा और बताया जाएगा कि उपलब्धियां गिनाई जाएंगी कि जो पड़ोसी राज्य है उसमें किस प्रकार से कांग्रेस काम कर रही है, कांग्रेस सरकार काम कर रही है, और अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की वापसी होती है तो इस प्रकार का काम होगा। हालांकि ये कोई नया नहीं है, क्योंकि स्टार प्रचारक जो होते हैं वो इन्हीं में से होते हैं। स्टार प्रचारक बना के चाहे दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री हों, दूसरे राज्यों के नेता हों, बड़े नेता, उनको लाया जाता है और उपलब्धियां गिनाने के लिए। क्योंकि अगर हम बात करें जातिवाद की बात करें या क्षेत्रवाद की बात करें, कई मतदाता ऐसे होते हैं जिनके रिश्तेदार सीमावर्ती राज्यों में रहते हैं, उसका लाभ मिलता है। और ये हमने देखा है, चाहे मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, वो लगातार प्रचार के लिए मध्य प्रदेश आते रहे, मुलायम सिंह, अखिलेश यादव की बात करें, वो आते रहे। तो सभी राजनीतिक दल इस प्रकार का वोट के लिए करते हैं और पड़ोसी राज्यों के नेताओं को बुलाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल नाज़रीन यही है कि जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे का नाम लिया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे भी आएंगे कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करने, लेकिन जो शिवसेना के मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, जो अध्यक्ष हैं यहाँ पर, वो साफ तौर पर कह चुके हैं कि शिवसेना भी अपने उम्मीदवार विधानसभा उपचुनाव में उतारेगी। तो ऐसे में सवाल यही है कि कांग्रेस की तरफ से उद्धव ठाकरे आएंगे तो प्रचार करेंगे कि शिवसेना की तरफ से। यानी कहा जा सकता है कि बहुत कुछ ऐसा है इस उपचुनाव में जो सोचने के लिए मजबूर करेगा। हालांकि इस पर हम चर्चा बनाए रखेंगे और सवाल भी करेंगे कि संगठन को चुनौती देने के लिए कांग्रेस की क्या कुछ तैयारी है और बीजेपी संगठन किस तरीके से कांग्रेस के सामने खुद को मजबूत तरीके से खड़ा कर सकेगा। चर्चा में बने रहिए हमारे साथ। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। चर्चा का रुख करेंगे। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र जी, अभी सुनील जी ने कहा जिस तरीके से कि उद्धव जी आ रहे हैं, लेकिन वो प्रचार किसकी तरफ से करेंगे? क्योंकि शिवसेना ये कह रही है कि वो भी अपने कैंडिडेट्स चुनाव में लेकर सामने आ सकती है। तो क्या लगता है आपको, आप जिन्हें बुला रहे हैं वो किसके प्रचार प्रसार के लिए आएंगे? देखिए नाज़रीन, सबसे पहली चीज तो सुनील जी वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत सारी चीजों पर बारीकी से नजर रखते हैं जी। लेकिन राजनीतिक दल की एक रणनीति होती है, वो रणनीति का खुलासा समय पर किया जाता है। इस बारे में मैं आपको वक्त आने पर सारी चीजें स्पष्ट करूंगा कि उद्धव जी आएंगे, किसके लिए आएंगे, किसका प्रचार करेंगे, ये सारी चीजें रणनीतिक रूप से आपको बता दी जाएंगी समय पर। एक चीज। दूसरी चीज, अभी जो महेश शर्मा जी ने कहा कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं का टोटा है और कांग्रेस में जीतने की स्थिति नहीं है, कांग्रेस के पास जो वचन दिया था उसको पूरा करने का। देखिए 15 महीने का समय जो था उसके लिए हम डिबेट करने को तैयार है और जनता के बीच हम जा रहे हैं। है क्या, महेश जी की जो भारतीय जनता पार्टी है ये बौखलाई हुई है चुनावों को लेकर के, इसलिए कि गाय की राजनीति इन्होंने की लेकिन गौशाला की बात नहीं कर पाए। वो मुद्दा कांग्रेस ने गौशाला बना करके इनके हाथ से छीना है। धर्म की राजनीति करी लेकिन महाकाल मंदिर जीर्णोद्धार की बात की जाए, कांग्रेस ने पैसा दिया। राम वन गमन पथ के नाम पर ये राजनीति करते रहे, लेकिन राम वन गमन पथ पर इन्होंने 1000 रुपए का बजट दिया। आज राम वन गमन पथ की बात जो है इनके यहाँ कह नहीं सकते। राम मंदिर का मुद्दा जो था वो कोर्ट के माध्यम से डिसाइड हो गया, तो ये किस पे बात करेंगे? इनके पास में बात करने का कुछ नहीं है, इसलिए कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति पर कटाक्ष करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आने वाला समय बताएगा। जिस तरह से कमलनाथ जी की सभाओं में, जिस तरह से कांग्रेस की सभाओं में आपने देखा कि किसी भी तरीके का लाया नहीं जा रहा है भीड़ को और लगातार भीड़ आ रही है, वो संदेश दे रही है भारतीय जनता पार्टी को कि आप
जनाधार वाले पार्टी नहीं रही है। आपने पिछले दरवाजे से आकर के सरकार बनाई है, आपको जनता ने बहुमत नहीं दिया था। ये सारी चीजें जनता समझ रही और उसका परिणाम भी आपको देखने को मिल रहा है। अनुभव रहा है, आपने कई चुनाव देखे होंगे, लेकिन भीड़ का आना क्या वोटों में तब्दील होगा और वो भी कांग्रेस के पक्ष में? इसके लिए आप तैयार हैं? आपको वो मजबूती दिख रही है आपकी बातों में? आप जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं या जनता का जो आपकी तरफ अगर झुकाव दिख रहा हो तो वो भीड़ वोटों में भी तब्दील होगी? नहीं, देखिए नाज़नीन, आप इसको दूसरे तरीके से देखने का प्रयास कीजिए। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो विकाऊ लोग थे, जिन्हें गद्दार कहती है मध्य प्रदेश की जनता, उनके ऊपर स्याही फेंकी जा रही है, उनका विरोध हो रहा है, उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही, पुतला दहन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हमको यही तो हमारे आकलन के पैमाने होते हैं, इसी को हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हमारी बढ़त हो रही है। आप ये देखिए, कहीं कोई ट्रॉली, कहीं कोई बस नहीं लगाई जा रही है। इसके बाद अगर हमारी सभाएं सफल हो रही है तो निश्चित तौर पर हम ये मानते हैं कि जनता हमें आशीर्वाद दे रही है। इधर भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस को काफी भरोसा है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए नाज़नीन जी, प्रायोजित विरोध को यदि इस प्रकार से महिमा मंडित करने का काम मेरे मित्र जितेंद्र मिश्रा जी कर रहे हैं तो ये मुझे लगता है अति आत्मविश्वास में है, क्योंकि आपने प्रायोजित विरोध कराया भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का। इससे आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे। केवल झूठ बोलना, जनता के बीच दुष्प्रचार करना, जनता को लगातार भ्रमित करना, किसान बिल के नाम पे हो, चाहे आपके जो 15 महीने के कालखंड की अभी मेरे मित्र बात कर रहे थे, तो ये अपने 15 महीने में आज दिनांक तक 1-2 लाख का नाम अभी आपके सामने नहीं बता पाएंगे। 2 लाख किस किसान के इन्होंने माफ किए, 4,000 किस नौजवान को इन्होंने दिया, कितनी कन्याएं जिनके जूते और चप्पल घिस गए हैं कलेक्ट्रेट के चक्कर लगाते लगाते कि 51,000 की राशि उनको मिल जाए, लेकिन इस कपटनाथ की सरकार ने। महेश शर्मा जी, ये सारे वादे तो जो किए गए थे वो पूरे 5 साल के लिए किए गए थे। ऐसा तो नहीं था कि शुरुआत के 15 महीने में ही सारी चीजें हो जाएंगी। बार बार कमलनाथ जी कहते रहे कि खजाना खाली है। ऐसे में उनका ये भी कहना है लोकसभा के चुनाव आ गए, वक्त बहुत कम मिला, तो जो बातें की गई हैं, जिनका जिक्र अभी जितेंद्र जी ने किया, क्या उनको जनता नहीं समझेगी? ऐसा आपको क्यों लगता है कि सिर्फ इन्हीं बातों पर जनता गौर करेगी? अभी जितेंद्र मिश्रा जी को मैं सुन रहा था कि कांग्रेस ने महाकाल मंदिर के लिए पैसा दिया। कांग्रेस ने पैसा नहीं दिया, महाकाल मंदिर के ट्रस्ट से ही स्वीकृत करने का काम श्रीमान कपटनाथ जी ने किया था। इसके साथ ही जो इन्होंने राम गमन पथ की बात कही, मैंने आपको बहुत स्पष्ट बता दूं कि ये केवल बातें करते हैं। 15 माह में एक गौशाला इन्होंने नहीं खोली, एक भी गौशाला जो ये बता दें कि पूरी कंप्लीट हो गई हो। अगर हम किसी निर्माण को करते हैं, 6 माह में हम 2 गौशाला तो खोल देते और बता देते कि हाँ भैया हमने गौशाला और गोधन की बात की थी। ये केवल चुनावी वादे इनके रहते हैं, चुनावी बातें इनकी रहती है, वास्तविकता के धरातल पर कुछ नहीं। सुनील जी, कैसे देखा जाए अगर यहाँ पर आज जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि कांग्रेस शासित राज्यों के विकास मॉडल को जनता के बीच ले जाने के लिए अन्य प्रदेशों के जो कांग्रेस से संबंधित हैं वहां के मुख्यमंत्री आएंगे, दूसरे विषय हैं जो एक दूसरे पर उछाले जा रहे हैं और बहुत बारीकी से उसका विश्लेषण किया जा रहा है कि ट्रस्ट ने पैसा दिया था या फिर कौन सी गौशाला बनकर तैयार हुई या नहीं हो सकी। लेकिन जनता किस तरीके से अपने पैमानों को फिट करेगी? अन्य राज्यों से आने वाले मुख्यमंत्रियों की बात को सुना जाएगा, संगठन को चुनौती देने की बात की जा रही है। क्या कांग्रेस के ये प्रतिनिधि जो आ रहे हैं वो बीजेपी के संगठन को चुनौती देने में कामयाब हो पाएंगे? कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए नाज़नीन, अगर हम विकास मॉडल की बात करें तो इस देश में विकास का मॉडल जरूर चलता है, क्योंकि अगर हम बात करें 2014 की बात करें, गुजरात मॉडल की बात हुई थी और गुजरात मॉडल की बदौलत नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो 2018 में कांग्रेस लगातार छिंदवाड़ा मॉडल की बात करती रही, छिंदवाड़ा मॉडल वर्सेस विदिशा मॉडल, क्योंकि शिवराज जी विदिशा से चाहे सांसद की बात करें वो रहे हैं, तो इसलिए दोनों को कंपेयर किया गया और जनता का जो भरोसा था वो छिंदवाड़ा पे गया। लेकिन अब अगर हम बात करें, चाहे हम यहाँ भूपेश बघेल की बात करें या फिर हम राजस्थान की बात करें, क्योंकि ये जो मुख्यमंत्री आएंगे वहां की जो बेहतर योजना है, बेहतरीन योजनाएं हैं, उनका जब बखान करेंगे कि ये इस प्रकार की योजना वहां पर चलाई जा रही, तो हो सकता है कि जनता उसके प्रति आकर्षित हो और शायद ये चुनावी सभाओं में वादे भी कर दिए जाएं कि जो बेहतर योजना है उसका क्रियान्वयन मध्य प्रदेश में भी होगा, उसको एडॉप्ट करेगी अगर कांग्रेस की सरकार आई। क्योंकि हमने देखा कि शिवराज जी की कई योजनाएं ऐसी रही जिसको भाजपा ने राष्ट्रीय स्तर पर भी एडॉप्ट किया और कई बीजेपी शासित राज्यों ने भी उन योजनाओं को, मध्य प्रदेश की योजनाओं को, जो बेहतर योजनाएं थी उनको एडॉप्ट किया। तो योजनाएं जो बेहतर होंगी, जो जनहितैषी होंगी, जनता के प्रति, जनता जिसके प्रति आकर्षित होगी, राजनीतिक दलों को उन योजनाओं को उनका क्रियान्वयन करना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पर बात करें, जिस प्रकार से जनता की बात हो रही है, विरोध की बात करें, विरोध की बात हुई कि कांग्रेस
कि से जो बीजेपी में गए उनका लगातार विरोध हो रहा है, तो विरोध तो यहाँ पर रामसिया जी का भी हो रहा है, भारती जी का हो रहा है, हेमंत कटारे का भी हुआ, सतीश सिकरवार का भी हुआ। तो विरोध बराबरी से हो रहा है, क्योंकि दोनों दलों की अगर हम बात करें, दल बदलुओं की बात करें, तो कांग्रेस के एक मुश्त गए थे बीजेपी में, लेकिन कांग्रेस ने भी जिनको टिकट दिए हैं, चाहे हम फूल सिंह बरैया की बात करें, चाहे सुरेश राजे की बात करें, या दूसरे लोग सतीश सिकरवार, पारुल साहू, लंबी फेरस्त, यानी कोई भी पार्टी ये आरोप लगाने की अब स्थिति में नहीं है कि दल बदलुओं को टिकट दिया, क्योंकि दोनों ने ही बराबरी से दिए हैं। हाँ, अंतर ये हो सकता है, अनुपात में थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन दिए हैं। तो एक मुद्दा तो इन्होंने खत्म किया। एक जैसी स्थिति नजर आती है। और ऐसे में जितेंद्र जी, ये जो बार बार आरोप भी लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि प्रायोजित है, जिन लोगों का कहा जा सकता है कि जिन लोगों के ऊपर स्याही फेंकी जा रही है, जो भी बातें कही जा रही है, सब प्रायोजित है, तो इस आरोप के जवाब में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, मेरा ये कहना है, प्रायोजित क्यों करेगा कोई, आप ये बताइए। ये तो जनता का रिएक्शन है जो समझ में आ रहा है। इसके अलावा आप देखिएगा, जो प्रत्याशी जा रहे हैं, जो लोग जनसंपर्क करने जा रहे हैं, उनको दो टूक मतदाता बोल रहे हैं कि आप हमारे यहाँ मत करिए, हमने आपको मतदान किया था, आपने हमारे मत का दुरुपयोग किया है, आपने पैसे लिए। ये सारी चीजें मतदाता कह रहे हैं, ये सारी चीजें हमें आपके माध्यम से मालूम चल रही हैं। इसके बाद अगर प्रायोजित की बात की जाए तो मुझे समझ में नहीं आती। लब्बो-लुआब जो है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो गई इस मामले में, और उसको विश्वास जनता का मिल नहीं रहा है। मुख्यमंत्री जी की सभाओं को देखकर भी आप देख लीजिए किस तरीके से खाली कुर्सी पड़ी है, क्योंकि आज हम बताने की स्थिति में, आज कांग्रेस जब जनता के बीच में जाती है तो मुंह छुपाती हुई नहीं जाती है, वो बताती है कि हमने महाकाल के जीर्णोद्धार के लिए पैसा दिया, हमने गौशालाओं का निर्माण के लिए पैसा दिया। इसके अलावा आज वृद्धावस्था पेंशन की बात की जा रही है, आप देखिए उनके घर में पेंशन बढ़ी हुई जा रही है कि नहीं जा रही। महेश जी अभी आरोप लगा रहे थे कि 2 कन्याओं को पैसा नहीं मिला, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया कि देखिए, और इनके मंत्री ने विधानसभा में जवाब दिया कि 51,000 रुपए की राशि ये देखिए इतने लोगों को वितरित की जा चुकी है। तो ये तो आपका मंत्री झूठ बोल रहे हैं। ये जो हमारी योजना 51,000 रुपए की थी उसको आपने स्वीकार किया है, सदन में बताया है कि 51,000 रुपए की राशि के इतने केस जो थे उनको पेमेंट किया गया है। तो मंत्री आपका अगर झूठ बोल रहा है तो आप स्वीकार कीजिए। चलिए पूछ लेते हैं महेश जी, सदन में जवाब कुछ और सड़क पर प्रचार कुछ और, ऐसे में बीजेपी की अगर कहा जाए विश्वसनीयता पर जनता कितना विश्वास करेगी? बिल्कुल सही कह रहे हैं मेरे मित्र। नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह हुआ करते थे इनके, उन्होंने जब जवाब दिया था कि सिंगस्त में कोई घोटाला नहीं हुआ, तब कांग्रेस ने बाहर क्या कहा था और सदन में क्या कहा था, ये आपके और हमारे सामने है। कई ऐसे मामले, जब वृक्षारोपण का मामला आया नर्मदा किनारे लगाने का, तो मंत्री ने सदन में क्या जवाब दिया था और बाहर कांग्रेस ने क्या भ्रम फैलाया था। ये इनका दोहरा चरित्र है। यही तो मैं बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस झूठ बोलती है, केवल और केवल झूठा प्रलाप करती है, और वही प्रलाप ये इस चुनाव में करने जा रहे हैं जनता के बीच भी, क्योंकि अपनों को नहीं संभाल पाए, इनसे अपने लोग नहीं संभले, अपने लोगों को नहीं साध पाना। जिस प्रकार की खींच दिख रही है, जो आप प्रायोजित की मैं बात कर रहा था, वो खींच है, वो वही खींच है कि कैसे सरकार चली गई, कैसे हम जो मध्य प्रदेश को 15 माह में लूटा है वो बंद हो गया लूटना। निश्चित रूप से जो रोना रोते थे कि हमारे पास बजट नहीं है, आज हमने 6 माह के अंदर इस कोरोना कालखंड, इतनी वैश्विक महामारी में भी 20,000 करोड़ किसानों के खाते में अलग अलग योजनाओं के माध्यम से डालने का काम किया है। ये अंतर है भाजपा और कांग्रेस में। हमने एक दिन बजट का रोना नहीं रोया। सुनील जी, ये कहा जा सकता है शार्प मेमोरी रखनी होती है कि एक आरोप के जवाब में हम पिछला निकालकर सामने रखें। महेश जी ने जवाब ये नहीं दिया कि फिलहाल सदन में जो जवाब आया है वो पिछले सरकार के जवाबों को लेकर सामने आ गए, लेकिन ऐसे में जनता ने तो शिवराज जी के भी वक्त को देखा है और अभी 15 महीने कमलनाथ जी को भी देखा है। ऐसे में जनता की मेमोरी तो कहा जा सकता है कि नेताओं से ज्यादा शार्प होगी। बिल्कुल नाज़रीन, क्योंकि समस्या जो है सबसे बड़ी इस उपचुनाव में वो यही हो रही है कि पार्टियां दोनों एक दूसरे से सवाल कर रही हैं, जवाब कोई नहीं। वो 15 साल का हिसाब मांग रहे हैं, 15 महीने का हिसाब मांग रहे हैं, एक दूसरे के जो काम रहे उन पर आरोप प्रत्यारोप हो रहे, लेकिन जनता का क्या, जो चुनाव में उपचुनाव में पैसा लग रहा है उसका क्या? क्योंकि अगर हम बात करें जनता की ही पैसा है जो चुनाव उपचुनाव के जरिए खर्च होगा, तो ऐसे में राजनीतिक दलों के उनके विकास की बात नहीं हो रही। क्षेत्र के विकास जिस प्रकार से होना चाहिए, हाँ अभी जरूर ये भूमि पूजन शिलान्यास हो रहे हैं,
लेकिन वो कब तक कंप्लीट होंगे इसका जवाब भी राजनीतिक दलों को देना चाहिए कि हम अगर वचन दे रहे हैं तो वो वचन कितनी दिनों में पूरा करेंगे, इस बात को भी इनको ध्यान में रखना चाहिए। और क्योंकि उपचुनाव है, अब क्योंकि ज्यादा दिन नहीं बचे, आज 9 तारीख है और अगले 10 तारीख को इस बात का फैसला हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में कितने बीजेपी और कितनी सीटें बिल्कुल। और राजनेता ध्यान रखें ना रखें, जनता बराबर ध्यान रखती है। फिलहाल चर्चा को विराम देंगे। तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस के पक्ष में आने वाले उनके नेता किस तरह का माहौल बना पाएंगे, कितने वोट कांग्रेस के खाते में बटोर पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल इस उपचुनाव में विकास का मॉडल और जनता के बीच अपनी तैयारी को ले जाने की जो बात है वो बार बार की जा रही है। देखना होगा कि अंतिम में जनता किस पर मुहर लगाएगी। शार्प एट 7 में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। बाबा इलायची को जैसे चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। Baba Ilaichi, what's your pleasure?